हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं फ्रॉम द EVS क्लास 11। हमारा आज का चैप्टर है ग्लोबल इश्यूज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम ऐसे इश्यूज पढ़ेंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, और एनवायरनमेंट को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इसका एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए। तो अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करिए ताकि सारे वीडियो आपको मिल सकें। तो प्लेलिस्ट में जाके आप +1 एंड +2 की EVS के चैप्टर वाइज देख सकते हैं। +2 के सारे चैप्टर हमने डाल दिए हैं और +1 का हम 9th चैप्टर डाल रहे हैं। ऐसे बाकी चैप्टर भी हम आपको करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रैपिड डिग्रेडेशन है एनवायरनमेंट की पोल्यूशन की वजह से हैज़ लेड टू द सेवरल ग्लोबल इश्यूज़। काफ़ी ग्लोबल इश्यूज़ अराइज हुए हैं पोल्यूशन की वजह से, और ये हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज की दुनिया इसको फेस कर रही है इन इश्यूज़ को। जैसे इसमें ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग होना, वाटर सोर्सेज प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ लैंड सोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस केमिकल, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट ग्लोबल इश्यूज आर डिस्कस हेयर इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज। काफ़ी इश्यूज़ हैं, अनकाउंटेबल इश्यूज़ हैं जो पोल्यूशन की वजह से हुए हैं, तो पर हम इसमें मेन इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इशू है इसमें ओजोन लेयर का डिप्लीट होना। ओजोन की जो पट्टी है वो ख़त्म हो रही है, कई जगह पे पतली पड़ गई है स्ट्रेटोस्फीयर में, और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। एटमॉस्फेयर का आपको पता है एक गैसियस एक इनवेलप है हमारे प्लैनेट के अराउंड, और इसकी 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फियर, देन आती है स्ट्रेथो, देन आती है मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, और सबसे बाहर आती है एक्सोस्फियर। ये यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। और द ट्रोपोस्फियर जो है ये अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज में होती है, और ये 10 किलोमीटर हाइट तक जाके ख़त्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है स्ट्रेटोस्फियर, जो 10 से 45 किलोमीटर तक जाएगी। अर्थ की सरफेस के 45 किलोमीटर तक जो स्ट्रेटोस्फियर है, और इसमें ही हमारी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है एक फ़िल्टर की तरह काम करती है, जो कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हार्मफुल UV रेडिएशन जो सन से आती है उनको धरती के ऊपर आने नहीं देती, वहाँ अब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर देती है। इन दिस वे इट सर्व एज अ लाइफ सेविंग प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है, और इससे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को स्टेबल रखने में ये हेल्पफुल रहती है। केमिकली अगर ओजोन की बात करें तो ये ब्लूइश गैस होती है, और इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, O3 इसका फार्मूला है, ठीक है। और प्रॉब्लम जो इसमें है ओजोन लेयर डिप्लीशन की, इसको नोटिस किया गया था 1985 में अंटार्कटिका में। ये होल इन्वेस्टिगेट किया गया विद द हेल्प ऑफ हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कर रहे थे वहाँ फ्लाई, और हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन वाज रिकॉर्डेड। अपर एटमॉस्फेयर में क्लोरीन काफ़ी देखी गई, और फिर कंक्लूज़न निकाला गया जो क्लोरीन है वो ओजोन लेयर को ख़त्म करने में हेल्प कर रही है, और उससे ओजोन होल बना उस जगह पे। और 1992 में और रिलेटिवली स्मॉलर होल इन ओजोन लेयर ओवर द आर्कटिक एरिया वाज आल्सो डिटेक्टेड। जो आर्कटिक रीजन है वहाँ भी देखा गया था। तो ये जो क्लोरीन होता है ये ओजोन को ख़त्म कर देता है, और ये डिप्लीट हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो कारण माना गया ओजोन डिप्लीशन का, कुछ इसमें ग्रुप ऑफ केमिकल्स थे, और बेसिकली इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट केमिकल है ये। इनका कूलेंट की तरह यूज़ होता है AC में, रेफ्रिजरेटर में, और प्रोपेलेंट इन एरोसोल कैन, और एज फोम में भी यूज़ होते हैं फॉर इंसुलेशन एंड पैकिंग ऑफ द मेडिकल्स स्टेरिलाइजर्स। ये इनका CFC का काफ़ी यूज़ होता है। इन एडिशन टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन भी है। इन मैनी फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले केमिकल्स में हेलोन का यूज़ करते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड, ये एक फ्यूमिगेंट है जो कीड़ों को खेतीबाड़ी से ख़त्म करने के लिए इसकी एक धुनी लगाते हैं। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म,
ये यूज़ किया जाता है डीग्रीस द मेटल से ग्रीस हटाने के लिए। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये पेस्टिसाइड बनाने में और डाइज बनाने में यूज़ होता है। ये भी ओजोन डिप्लीट करने वाले केमिकल्स हैं। और अंडर द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन दीज केमिकल ब्रेक डाउन द रिलीज ऑफ फ्री क्लोरीन एटम। तो इससे क्लोरीन एटम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो दिस क्लोरीन फिर अटैक करती है ओजोन पे और इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। क्लोरीन एटम अपने आप जो है अनचेंज रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सिंगल क्लोरीन एटम की बात करें तो वो 1000 तक ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। और इस वजह से ओजोन लेयर का ख़त्म होना क्लोरीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है। तो क्लोरीन इसमें मेन कारण है। तो जो मैंने आपको सब्सटेंसेस बताए हैं इसमें क्लोरीन पाया जाता है। सो डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर वुड आल्सो मोर अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन टू रीच द अर्थ। जब ओजोन की पट्टी ख़त्म हो गई है, होल बन गया है आर्टिक और अंटार्कटिका में, तो यूवी रेडिएशन सीधी उससे इंटर करके अर्थ की सरफेस पे आ रही है। तो इसका अगर एक्सेसिव एक्सपोजर होगा तो हेल्थ की काफ़ी प्रॉब्लम होगी ह्यूमन को। जैसे इसमें आँखों में मोतियाबिंद, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, स्किन कैंसर, सनबर्न हो जाती है स्किन। और इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन इज़ हार्मफुल टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू। सिर्फ ह्यूमन नहीं, बाकी जीव जंतु जो हमारे सराउंडिंग रहते हैं वो भी इससे इफ़ेक्टेड होते हैं। सो इट में इफ़ेक्ट द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द फूड क्रॉप। जैसे कॉर्न, मक्की, राइस, बीट, इसकी ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करती है। फाइटोप्लैंक्टन जो एक्वाटिक सिस्टम है वो भी इससे इफ़ेक्टेड होते हैं। और ये साइंटिफिकली यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया डेट इंक्रीज एक्सपोजर अगर यूवी रेडिएशन का हो तो उसमें रिड्यूस हो जाता है अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन पॉपुलेशन इन सरफेस वाटर अराउंड अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो पानी के ऊपर डायरेक्ट यूवी रेडिएशन पड़ रही है उससे फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी ख़त्म हो गए हैं उस जगह पे, उस पानी में। तो इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यू द फूड चेन ऑफ अंटार्कटिका में विच इंक्लूड फिश, सील, पेंगुइन, वेल, सीवर्ड, ये ख़त्म हो जाएगी। और वहाँ पे जो फौना फ्लोरा है वो ख़त्म हो जाएगा अंटार्कटिका का, क्योंकि एक एनिमल दूसरे के साथ जुड़ा होता है फॉर द सप्लाई ऑफ द फूड। सो इन द व्यू ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, प्रॉब्लम ऑफ जो ओजोन डिप्लीशन की जो प्रॉब्लम थी उसको देखा गया, वर्ल्ड वाइड सीरियस प्रॉब्लम माना गया, ग्लोबल इशू कहा गया। और 1978 में यूएसए ने कम्प्लीटली बैन कर दिया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज प्रोपेलेंट इन प्रोडक्ट सच एज इन हेयर स्प्रे एंड एंटी परस्प्रेंट। जो डिओड्रेंट लगाते हैं उनमें इनका यूज़ बंद कर दिया। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, डेट वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और 1987 में एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इनिशिएटिव था तो मिटिगेट द क्लाइमेटिक चेंज। और इसमें 175 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसको साइन किया और यहाँ पे कम्प्लीटली बैन कर दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़। तो ये था फर्स्ट इशू, डेट इज़ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। सेकंड हम इशू डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस टर्म जो है ये यूज़ की जाती है टू ए फ्रेम्ड और इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर दैट इज़ कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुलेंट मटेरियल। एक स्ट्रक्चर जो फूला हुआ होता है, जो कवर्ड किसी चीज़ के साथ हो। और ये ग्रोइंग प्लांट अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस आपने सुना होगा, उसमें प्लांट को कवर कर देते हैं पॉलीथीन से और ग्रो करते हैं। जो विजिबल लाइट सन से आती है वो पेनिट्रेट करती है इस मटेरियल से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में ग्रीन हाउस के, और वार्म कर देती है ग्राउंड सरफेस और अदर ऑब्जेक्ट। हीटेड सरफेस है एंड ऑब्जेक्ट है जो देन अमिट द हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाती है हीट की वजह से। सो दिस हीट और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है बैक नहीं जा सकती ग्लास से और पॉलीथीन के जो प्लांट के, जिसमें प्लांट को हमने कवर किया होता है। तो इससे वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और टेम्परेचर बढ़ता है और हायर होता है बाहर की एयर के कंपैरेटिव। तो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ लाइक हैव ए लार्ज ग्रीन हाउस
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे क्या करते हैं, यूवी इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये कि ग्लास की तरह काम करते हैं, जैसे हम ग्रीन हाउस में प्लांट को कवर करके ग्रो करते हैं, तो ये गैसेस भी एक तरह का कवर कर रहे हैं और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और ये प्रिवेंट द स्केप ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, स्पेस में बैक इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं जाती और इससे ग्रेजुअल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब से इंडस्ट्री में क्रांति आई है तो यहाँ पे 50 to 70% प्रॉब्लम ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। तो ग्लोबल अमाउंट हैज़ इंक्रीज 26%, 200 साल में 26% जो CO2 का लेवल बढ़ा है। तो ये फॉसिल फ्यूल को जलाने से, कोला, इंडस्ट्रियल ऑयल में, थर्मल प्लांट में, ऑटोमोबाइल, डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है। ठीक है, सो इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ फॉसिल फ्यूल कंजप्शन एंड डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू, अगर ये काम ऐसे चलता रहा तो ये एस्टिमेट लगाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है विल बी डबल बाई 21 सेंचुरी जो हमारी चल रही है, इसके एंड में इसका लेवल डबल हो जाएगा। सो द लेवल ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेज सच एज ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये डिफरेंट है, ये भी अलार्मिंग रेट के ऊपर है, इनका लेवल भी बढ़ रहा है। तो ये मटेरियल हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्व कर लेते हैं और टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा रहे हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्सेस देख सकते हैं यहाँ पे, कोला, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जंगलों के काटने से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको रेफ्रिजरेटर, AC, स्प्रे में आपको यूज़ करते हैं, बताया पहले। मीथेन वेटलैंड, राइस फील्ड, एनिमल वेस्ट, गट ऑफ रूमिनेंट से निकलती है। ओजोन जो है एयर पोल्यूशन से आता है। नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइज़र्स, कोयल एंड ऑयल को बर्निंग करने से। जो ये इन केमिकल्स के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफ़ेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है। सो टेम्परेचर बढ़ने से जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो इससे सी लेवल बढ़ रहा है। एग्जिट इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट सी लेवल में भी 18 सेंटीमीटर बाय 2030। 2030 के तक जो है समुद्र का लेवल 18 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा और 2090 में ये 58 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। सो इससे काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट होंगे, फ्लड आएंगे ज़्यादा लेवल बढ़ने से, और लो लाइंग कोस्टल एरिया जो है डूब जाएंगे और इससे मिलियन ऑफ पीपल जो है डिस्प्लेस होंगे। सो देयर विल बी मोर चांस ऑफ डैमेज बाय ह्यूरिकेन आएंगे, टाइफून आएंगे, जो समुद्री तूफ़ान होते हैं। ठीक है, सो द कंट्री जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, बेटमान, मोज़ाक्यू, ये काफ़ी विनरल और रिस्क हैं ये, क्योंकि समुंदर के साथ हैं ये। ग्लोबल वार्मिंग से चेंज भी हुई है रेनफॉल पैटर्न वर्ल्ड वाइड, जो बारिश का पैटर्न भी डिस्टर्ब हो गया है। तो देर में भी द इंक्रीज और डिक्रीज इन रेनफॉल कम भी होता है, बढ़ भी सकता है। एरिड एंड जो सेमी एरिड एरियाज़ हैं मे हैव टू फेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। जहाँ काफ़ी रेन रहती है वहाँ रेन ख़त्म भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म ये भी बढ़ सकती है। क्लाइमेट चेंज भी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। सो इससे जो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी है स्टॉर्म्स की, तूफ़ान आने की, वो भी बढ़ सकती है। क्लाइमेटिक चेंजेस जो ग्लोबल वार्मिंग से हो रही हैं वो पोज करेंगी सेवरल प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चर की समस्याएं बढ़ जाएंगी, इससे फ्लड आएंगे कोस्टल एरिया में, और वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ एग्रीकल्चर, लो लैंड, उसके डेल्टा खिसक जाएगी ज़मीन, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना की। चेंज रेनफॉल पैटर्न जो है वो इफ़ेक्ट करेगा क्रॉप यील्ड एंड फूड प्रोडक्शन को। सो इससे इंक्रीज़ हो सकता है सम एरिया पे, वाइल अदर विल बी डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड, यानी इससे क्रॉप की यील्ड का पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और इससे जो फ्लड है वो इफ़ेक्ट करेंगे एंड फूड की जो प्रोडक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो नॉर्मल पैटर्न है। जो वार्मर क्लाइमेट है वुड इन्हांस द इंसेक्ट ब्रीडिंग, उससे कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ जाएंगे
और फसलों को नुकसान करेंगे। और सेवरल क्रॉप डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विल प्रोबेबली प्रोलिफरेट डैमेज द क्रॉप। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्राउट, सूखा पड़ेगा। कल्टीवेशन प्रैक्टिस जो है हैम्पर होगी। और सेवरल पॉसिबल फैक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग के हैं, एंड इसमें जो बेसिकली है कि जो वन सेकेंड, इसमें जो कुछ स्पीसीज़ हैं नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस की, जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं सहार सकते, उनका नंबर कम होगा, ठीक है। और इससे इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होंगी। स्ट्रैटजीज़ क्या है, अब कैसे हम इसका रिस्क कम कर सकते हैं। पहले तो है डिस्पोजल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट जो गंद है उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ, उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करें। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक वेस्ट ये मेन एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट हैं। इसका जो अप्रोप्रिएट डिस्पोजल और ट्रीटमेंट टेक्निक हैं जो पोल्यूशन को कम कर सकती हैं। और मैनी सब्सटेंसेस जैसे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल ये सॉलिड वेस्ट हैं, इनको रिसाइकल कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और आइटम कलेक्ट कर सकते हैं, इनको मेल्ट कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। रिसाइकलिंग से टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है और कम होगी और इससे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी मिलेगा लोगों को। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो हैं ये न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं एंड डिटॉक्सीफाइड बाय नंबर ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फ्रेंडली टेक्निक्स हैं, इससे वॉल्यूम एंड टॉक्सिसिटी ऑफ डिफरेंट वेस्टेज कम हो सकता है। कॉमनली फॉलोड बाय फिजिकल प्रोसेसेस जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन, फ्लोटेशन, स्क्रीनिंग। ऐसे हम इसको इफेक्टिवली कम कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट। केमिकल ट्रीटमेंट से न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिडिटी को प्रेसिपेट करेंगे और एक्टिवेटेड चारकोल से अब्जॉर्ब करवा सकते हैं। बायोलॉजिकली हम बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं। हजार्डियस वेस्ट को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करवा सकते हैं, इससे वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इस तरह से हम वेस्ट को मैनेज करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा तरीका है और इससे जो काफ़ी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो कम हो सकता है और इससे क्रॉप की यील्डिंग बढ़ सकती है। इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइज़र, फार्म यार्ड मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। और कंपोस्ट जो हैं वो बीड, पेपर, फूड वेस्ट, लीफ लिटर, ब्रांचेस एंड कैटल डंग इनसे बनाई जा सकती है। और जो डिकम्पोजेबल, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं उनको हम वर्मी कंपोस्ट में केंचुए, जो आपके गंडोए होते हैं, अर्थवॉर्म, उनको फीड करवा सकते हैं, वो अच्छी कंपोस्ट बना के देते हैं। तो ये देख सकते हैं जो वर्मी कंपोस्ट है, जो अर्थवॉर्म खाद बनाते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। और पेस्ट कंट्रोल, कीड़ों मकोड़ों का कंट्रोल करना, जैसे बीट, राइस, शुगर केन, मेज़, कॉटन, पोटैटो, इनको काफ़ी कीड़े इफ़ेक्ट करते हैं और इससे इनकी यील्ड भी कम होती है। तो अगर केमिकल का हम यूज़ करते जाएंगे तो इससे जो है ये पेस्टिसाइड जो रजिस्ट भी करेंगे उस जगह पे और वो हमारे अंदर जाएंगे, हमें बीमारियां करेंगे। तो इसलिए हमें आईपीएम का यूज़, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करनी है और समझदारी से इनका यूज़ करना है। तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल, इको फ्रेंडली टेक्निक भी अपना सकते हैं। एफोरेस्टेशन, जहाँ हमने जंगलों को काट दिया है वहाँ दोबारा हम जंगल लगाएं, ठीक है। एफोरेस्टेशन बेस्ट सोल्यूशन है और इस वजह से हम दोबारा ग्रो कर सकते हैं फॉरेस्ट और इससे रिस्टोरेशन हो सकती है इन्वायरमेंट की। ये प्रैक्टिसेस हैं, जैसे अर्जुन के ट्री हैं, गवर्नमेंट लगा रही है रोड साइड, या काफ़ी स्कीम में आ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी स्कीम शुरू की थी और एक प्लांट लगाने के वो मे बी 500 रुपीज़ भी दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरीका है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड करें, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएँ जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम करे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन फिल्टर एंड वेट स्क्रबर। ये जो हैं पार्टिकुलेट मैटर जो हैं गैसेस को कम कर सकते हैं। सिमिलरली कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल में और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन कम हो सकती है। हर साल 1000 ऑफ इनकम्प्लीटली डेड बॉडीज़ आर डंप इन गंगा। गंगा में अधजले मुर्दे जला के फेंक देते हैं
और अदर रिवर्स में भी। इनको भी हम इस प्रैक्टिस को, इस अंधविश्वास को तोड़ें और उनका कंप्लीट हम दहन करें तो ये अच्छा होगा। इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरिया, इलेक्ट्रिकल एक फर्नेस होती है, उसमें डाल के हम मुर्दों को जला सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा पानी हम बचा सकते हैं पोल्यूशन से। और ट्रांसजेनिक क्रॉप वैरायटी है जो डेवलप की गई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो ये डिफरेंट पेस्ट को ख़त्म कर देती हैं। यूज़ अल्टरनेटिव हैं, जैसे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं कुछ, जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आर लेस डेंजरस देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका यूज़ कर सकते हैं। CNG ज़्यादा यूज़फुल है डीजल पेट्रोल से, तो हम अल्टरनेटिव एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। इंटरनेशनल एफर्ट एंड लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एफर्ट हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं यूनाइटेड नेशन की, स्टॉकहोल्म में 1972 में हुई थी और ये फर्स्ट एफर्ट था। ग्लोबल रिकमेंडेशन हुई कुछ टेक्निक्स की। लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के अंडर चलते रहते हैं। मॉनेटरी प्रोटोकॉल 1987 में आया और 175 से ज़्यादा देशों ने किया। और अर्थ का पहला समिट 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में लगा। पोल्यूशन का इशू, डिफॉरेस्टेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिक्लाइन के कारण भी वहाँ डिस्कस किए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी। तो ऐसे जो चीज़ें चलती रहती हैं टाइम टू टाइम, तो इनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज़्यादा करना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ फंड भी है, वाइल्ड लाइफ एक्ट भी आया, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया, तो ये काफ़ी चीज़ें आ रही हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और इसकी अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए स्टूडेंट्स को, और इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। एनवायरनमेंट अवेयरनेस ये भी हम बढ़ा सकते हैं NGO के थ्रू, या कंपटीशन करवा के पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्लब बना सकते हैं, सोसाइटी रोल प्ले करवा सकते हैं, और इससे लोग जो हैं इन ग्लोबल इश्यूज़ को जान सकेंगे और इनके वजह से होने वाले इन्वायरमेंट का नुकसान से बचना कैसे हैं ये भी पता चलेगा, और वो पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है ये आपको कम्प्रीहेंसिव वे में पूरा चैप्टर मैंने जो करवाया है लाइन टू लाइन पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई लाइन, कोई डाउट रह गया तो कमेंट करिए, वीडियो दोबारा देखिए, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे। थैंक्स। Baby